नाज़रीन, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिका ने अपना पायलट ढूंढ लिया है। तो पायलट तो अमेरिका ने ढूंढ लिया है, लेकिन ये पूरा जो एपिसोड है पिछले 48 घंटों का, ये बहुत महंगा साबित हुआ है। इसमें अमेरिका की जो एयर सुपीरियरिटी है वो बहुत बुरे तरीके से चैलेंज हुई है और ये एक्सपेंसिव भी बहुत था। अभी जो खबर सामने आ रही है कि अमेरिका का एक और त्यारा जब वो गिर गया है और C-130 ये ट्रांसपोर्ट प्लेन है और ये बड़ा यूनिक है अपनी क्वालिटीज के हवाले से, कैपेबिलिटीज के हवाले से। ये इस्तेमाल किया जाता है जहां पर रनवेज जो है वो प्रिपेयर्ड नहीं है। यानी जैसे अब यहां पर एक ऑपरेशन जारी था तो वहां पर कोई जहाजों ने कोई एयरपोर्ट पर तो आकर नहीं उतरना था, कोई रनवेज के ऊपर तो आकर नहीं उतरना था। तो इस तरह के लैंडस्केप के ऊपर यह त्यारा जब वो उतारा जा सकता है, फिर टेक ऑफ जब वो किया जा सकता है, ट्रूप्स को लाया जा सकता है, जो है वो रेस्क्यू किया जा सकता है। तो ये C-130 ये आप कह लें कि $3 करोड़ का है और बड़ा यूनिक है अपनी कैपेबिलिटीज के हवाले से। ये एक और जो है वो ईरान ने मार गिराया है और इसका जो मलबा है उसकी तस्वीर और वीडियोस भी जारी कर दी हैं। तो आप यूं समझिए कि पिछले 48 घंटों में इस जंग का नक्शा बहुत ज्यादा बदल चुका है। ये जो सारा एपिसोड हुआ है, ईरान क्यों नहीं कैप्चर कर सका पायलट को, उसकी एक वजह तो यह है कि देखिए ये जिस सूबे में गिरा है पहाड़ियां हैं और जंगलात हैं, कुछ सहराई इलाका भी है, यानी और आबादी कम है। बहुत एक ऐसा इस नौयत का इलाका है कि वहां पर पायलट जो बड़ी आसानी के साथ छुप सकता है। फिर ईरानियंस है वो अपने हेलीकॉप्टर्स तो उड़ाकर उसको ढूंढ नहीं ना सकते। वो तो जो ही कोई हेलीकॉप्टर उड़ाएंगे उस हेलीकॉप्टर को तो गिरा दिया जाएगा ना। तो उन्होंने इसी तरह चहलकदमी करनी थी, पैदल ही आगे पीछे जाकर ढूंढना था। आपको याद है जब पिछले जो ईरान के सदर हैं इब्राहिम रईसी, जब उनका हेलीकॉप्टर गिरा था तो उस हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंचने में कोई 48 घंटे लग गए थे। तो ये एक ट्रेन इस तरह का है, जियोग्राफी इस तरह की है, एरियाज इस तरह के हैं कि वो बड़ा मुश्किल है। फिर ये जो पायलट्स होते हैं इनकी खास ट्रेनिंग है, फिर इनके पास खास एक किट होती है जिसके जरिए ये सिग्नल भेज सकते हैं, ठीक है ना, और लोकेशन होती है। फिर ये एक ऐसी लाइट भी रात के वक्त जब वो इमिट कर सकते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ उस रेस्क्यू टीम को ही नजर आएगी। इनके पास बहुत सारे जब वो टूल्स होते हैं। फिर इनके खाने के लिए कम से कम 72 घंटों का जब वो सामान होता है, तो वो वहां पर कहीं भी छुप सकता है। और यानी वो कोई ऐसी बात नहीं है कि अच्छा ईरानियंस इसको क्यों कैप्चर नहीं कर सके। जाहिर उन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन जियोग्राफी इस तरह की है कि वो इसको कैप्चर नहीं कर सके। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डेफिनेटली अगर ईरानियंस इसको कैप्चर कर लेते तो फिर जंग किसी और स्केल के ऊपर जा चुकी होती। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिकी ताकत बहुत बुरे तरीके से जब एक्सपोज हुई है। अब आप देखिए पिछले 48 घंटों में इनका कितना नुकसान हुआ है। F-15 गिरा, उसको पायलट को लेने के लिए 2 हेलीकॉप्टर गिर गए। ये जो C-130 है, अभी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये 2 हमने गिराए हैं, एक अभी गिरा है और एक इससे पहले गिरा है। 2 C-130 गिरे। A-10 जो इनके जेट्स हैं वो बाज इतलात के मुताबिक 1 गिरा है और बाज रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 गिरे हैं। और एक जहाज मीनवाइल जब सऊदी अरेबिया में उसने क्रैश लैंडिंग की, एक हेलीकॉप्टर जब वो कुवैत में हिट हुआ। तो ये कोई कमोबेश 8 त्यारे इनके बन रहे हैं, हेलीकॉप्टर जेट्स को मिलाकर 8 त्यारे जब बन रहे हैं। इतना महंगा जब साबित हुआ, तो जब से ईरान ने ये कहा है कि हमने एडवांस एयर डिफेंस मुतारफ करवा दिया है, उसके बाद से ये बहुत चैलेंज हो गया है इनकी एयर पार। और अब नाज़रीन ये जो एपिसोड हुआ है और दूसरी तरफ जो ट्रंप की धमकियां हैं कि 48 घंटों के बाद, कल उसने ये बात की कि 48 घंटों के बाद अब 24 घंटे आप समझ रह गए हैं। तो इस एपिसोड को और ट्रंप की धमकियों को हम मिलाकर देखेंगे कि आगे जब वो क्या होने जा रहा है। अच्छा, अब आप देखेंगे अमेरिका के पास हजारों त्यारे हैं, उनकी दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स है। लेकिन इसको आप इस तनाजुर में ना देखिए कि उनके पास हजारों हैं तो 2-4 गिर गया तो क्या होगा। ऐसे चीजें वर्क नहीं करती हैं। इस तरह से चीजों को तोला नहीं जा सकता। एक पायलट ट्रंप को घुटनों पर ला सकता था, सीज फायर के लिए मजबूर कर सकता था, तो फिर उनके पास पायलट्स तो हजारों में होंगे। तो ये चीजें इस अंदाज में नहीं तोली जाती हैं, इस अंदाज में परखी नहीं जाती हैं कि उनके पास हजारों हैं, 2-4 गिर गए तो क्या हुआ। इस तरह से ये नहीं तोला जाता। अब आप जरा इमीडिएट इंपैक्ट देखिए। इमीडिएट इंपैक्ट, अमेरिका इतना खौफजदा हो गया है। हालांकि अभी तक तो वो सारी वीडियो गेम ही खेल रहा है ना, अभी तक तो वो ऑन ग्राउंड उतरने से डर रहे हैं और ऊपर से आकर बस बम गिराकर भाग रहे हैं और अब उनके त्यारे गिरना शुरू हो गए। तो अब इस एपिसोड के बाद अमेरिका इतना डर गया है
कि उन्होंने अपने लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं वो मंगवा लिए हैं। और कहां से मंगवाए हैं? जो उनका ग्लोबल स्टॉक पाइल है, कोई पैसिफिक में पड़ा हुआ है, कोई यूरोपियन कमांड के पास है, कोई अफ्रीकन कमांड के पास है, कुछ अमेरिका मेनलैंड में पड़ा हुआ है। ग्लोबल जो उनका स्टॉक है उसमें से ये लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट यानी नंबर 1 कैटेगरी के जो मिसाइल हैं अपने जेट्स के लिए वो मंगवा लिए हैं। जसम ये वो मिसाइल हैं जिसके जरिए अमेरिका अब ईरानी एयर स्पेस से बाहर मिसाइल फायर कर सकेगा। यानी आप अंदाजा करें कि अभी तक तो वो सारी लड़ी अपनी नेवी और एयरफोर्स के ऊपर रहे थे, कोई मुकाबला नहीं है ईरान की एयरफोर्स और ईरान की तो कोई एयरफोर्स है ही नहीं, तो अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी सुपीरियर। और हालत यह आ गई है कि अब वो ईरान की एयर स्पेस के अंदर भी नहीं जाएंगे। ट्रंप ये अनाउंस कर रहा था और पीट हेसेल ये अनाउंस कर रहे थे कि ईरान मलिया मेट कर दिया है, नेवी एयरफोर्स एयर डिफेंस सब खत्म कर दिया है, फलां कर दिया है। और हालत ये आ गई है कि अब वो कह रहे हैं कि हम ईरानी एयर स्पेस के अंदर नहीं जाएंगे, एयर स्पेस से बाहर खड़े होकर उनके जेट्स जो हैं वो मिसाइल फायर करेंगे। और ये जो जासिम मिसाइल हैं ये लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट हैं, इसका जरा अंदाजा लगा लें, ये 2000 के लगभग हैं। टोटल जो अमेरिका का ग्लोबल स्टॉक पाइल है जो उन्होंने पैसिफिक को दिया हुआ है, यूरोपियंस को दिया हुआ है, पूरी दुनिया में इनके पास ये 2000 के करीब ये मिसाइल हैं। ये इतने महंगे हैं, ये इतने सोफिस्टिकेटेड हैं, ये इतने जदीद हैं, वो सारे के सारे मंगवा लिए मिडिल ईस्ट में। ये आप इसका इमीडिएट इंपैक्ट जब वो देखिए। उधर यमन ने क्या किया? यमन ने 5वां ऑपरेशन कर दिया। यमन ने बैन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल जब वो दाग दिए। उधर से हिजबुल्लाह ने क्या किया है कि पहली बार जो इजरायली वॉरशिप्स है उसके ऊपर अटैक कर दिया है। जो जंगी बेड़े हैं यानी मेडिटेरियन सी में ये जंग जब वो कहीं दाखिल हो गई है, बहरा रूम में खड़े हुए अमेरिकी जंगी बेड़ों के ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है। और गल्फ के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो अंडर अटैक है, क्योंकि ईरान में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज अंडर अटैक है। तो कुछ गल्फ के अंदर एल्यूमिनियम की वो फैक्ट्रीज तबाह हो गई हैं कि गल्फ कंट्रीज ये बता रहे हैं कि इनको रिपेयर करते हुए कम से कम हमें 1 साल का अरसा चाहिए। अगर आज भी जंग बंद हो जाए और फौरी हम इसकी रिस्टोर करने का काम शुरू करें तो 1 साल हमें लग जाएगा, इतना डैमेज अब वहां पर हो चुका है। और एल्यूमिनियम की जो प्राइसेस हैं वो भी ऊपर जाना शुरू हो गई हैं। अब जरा आ जाइए कि ट्रंप की धमकी और ये सारा एपिसोड, इसके बाद जब वो क्या होने जा रहा है। देखें, ट्रंप तो ट्रंप है, वो एट द लास्ट मिनट कोई और बात भी कर सकता है कि हमारी बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन जब वो शुरू हो गई है, वो कुछ भी ऐसी बात कर सकता है। लेकिन अगर ये प्रोसीड होता है मामला तो क्या होगा, यानी ट्रंप अब क्या करेगा जो पहले उसने नहीं किया। तो जाहिर है अगर कोई टारगेट्स बचे हुए हैं तो वो एनर्जी है और पावर प्लांट्स हैं या फिर कुछ आइलैंड्स के ऊपर फौज उतारना है, बस यही रह गया ना। बाकी आप यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ब्रिजेस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, ये सब का सब तो हिट हो रहा है। तो बाकी रह क्या गया है? ये ऑयल और ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये है कि वो कोई जमीनी फौज उतार दें किसी आइलैंड्स के ऊपर, इस तरह का वो एडवेंचर जब वो कोई कर सकता है। इसके ऊपर जो ईरान का रिस्पॉन्स आ रहा है वो बड़ा शदीद तर है। ईरान ने कहा है कि वी विल मेक हेल, उसको बड़ा हेल बनाने का शौक है ना, तो ईरान का रिस्पॉन्स आगे से ये आया, हम हेल बना के रख देंगे यहां पर, ये भूल जाएंगे कि इनके साथ होगी क्या। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जिन्होंने कल ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर रेडिएशन फैल गई तो फिर उसका खमियाजा सब भुगतेंगे, आज ईरान के वजीर खारजा ने बाकायदा यूएन को भी लेटर लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बुशैर न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हुआ और इसके नतीजे में रेडिएशन निकली तो फिर खलीजी ममालिक ये बात ज़हन में रख लें कि देयर विल बी नो लाइफ इन गल्फ कैपिटल्स। ये भूल जाएं कि ईरान को इसका क्या नुकसान होगा, ये देख लें कि इनको अमेरिका के इत्तेहादियों को क्या नुकसान होगा, और गल्फ कैपिटल्स में कोई जिंदगी नहीं होगी। कितनी खौफनाक बात है। बिल्डिंग्स तो बन जाएंगी लेकिन अगर ये रेडिएशन फैल गई, आपको पता है वो जो चेर्नोबिल इंसिडेंट हुआ था, 20,000 साल तक वहां पर आप रह नहीं सकते। कितने? 20,000 साल तक, 1986 में गालबन हुआ था। तो ये इरिवर्सिबल तबाही है, इसका तोड़ दुनिया के पास नहीं है। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिर जाएगी, उसका तोड़ दुनिया के पास है। मैं आपको एक बात बताऊं, अमेरिका ने अगर ईरान पर आज तक हमला नहीं किया इजराइल की सारी प्रेशर के बावजूद, तो उसमें जो वन ऑफ द मेन पिलर था, वन ऑफ द मेन फैक्टर था, वो ये था कि अमेरिका ये देखता था कि हमारे इत्तेहादियों के ऊपर इस जंग के क्या असरात आएंगे। क्योंकि अमेरिका
का यूरोप इत्तेहादी, अमेरिका का गल्फ इत्तेहादी, अमेरिका का जापान इत्तेहादी, ऑस्ट्रेलिया इत्तेहादी, साउथ कोरिया इत्तेहादी, तो वो ये देखते थे कि इनके ऊपर एनर्जी क्राइसिस क्या आएगा, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे। चूंकि अमेरिका ने, ये सब अमेरिका की छतरी तले है ना, अमेरिका इनकी सिक्योरिटी देखता है, अमेरिका इनके सारे मामला देखता है, तो अमेरिका इसलिए भी हमला नहीं करता था। पहली बात तो यह कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। अमेरिका से ईरान 200 साल पीछे है उस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशंस के अंदर, इकोनॉमी में, वेपन सुपीरियरिटी में बहुत पीछे है। कोई मुकाबला नहीं है कि ये कोई तुक नहीं बनती थी अमेरिका की जंग छेड़ने का। दूसरा बात यह थी कि अगर इसराइल को खुश करने के लिए, जैसे इराक को तबाह कर दिया, शाम को और लिबिया को, तो अपने बेबी को खुश करने के लिए वो ईरान को भी तबाह कर सकते थे। लेकिन उनको यह था कि इस जंग के असरात हमारे इत्तेहादियों के पर आएंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये जो मैडमैन आया है, इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको क्या फर्क पड़ता है कि इसके इत्तेहादियों के साथ क्या हो रहा है। तो मीनवाइल जो है वो शुमाली कोरिया से जो खबर आ रही है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि वहां से मिसाइल आए हैं। इजराइल इज वेटिंग यूएस ग्रीन लाइट टू बॉम्ब एनर्जी फैसिलिटीज। इजराइल प्रिपेयरिंग फॉर अटैक्स ऑन ईरानियन एनर्जी साइट्स अवेट्स यूएस ग्रीन लाइट। अब देखें, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं कि अब सारी नजरें इसके ऊपर लगी हैं कि 24 घंटों के बाद क्या करने क्या जा रहा है ये मैडमैन। देखें, ये बात तो वाज़ेह है कि उनकी कोई जंगी हिकमत अमली नहीं है। जंग होती है तो उसमें फौजें लड़ती हैं और जंगी सलाहियतों को खत्म किया जाता है। ईरान उनके जेट्स गिरा रहा है ना, उनकी बेसिस को तबाह कर रहा है ना, उनकी ऑपरेशनल सलाहियतों को डैमेज कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं, अब 38 दिन सारे जुल्म करने के बाद अब कह रहे हैं कि हम एनर्जी के ऊपर अटैक करेंगे, ब्रिजेस उड़ा देंगे, ये कर देंगे। तो ये बात बहुत खौफनाक है कि इजराइल ने क्या स्टेटमेंट जारी की है। ये कल रात से उनका चल रहा है ये कि हम एनर्जी पर हमला करने के लिए तैयार हैं। यानी उधर से ट्रंप कह रहा है 24 घंटे, 48 का 24 रह गए, तो इधर से इजराइल कह रहा है कि हम एनर्जी पर हमला करने के लिए तैयार हैं। ये आप सोचेंगे होने क्या जा रहा है, हम कितने सेंसिटिव टाइम पर खड़े हैं। IAEA जो न्यूक्लियर को देखता है, इसका जो एक्स चीफ है, जो उसकी स्टेटमेंट आई है वो सुनने से ताल्लुक रखती है। उसने गल्फ कैपिटल्स को मुखातिब किया है, अरब ममालिक को मुखातिब किया है। उसने कहा है उठ जाओ, होश के नाखून ले लो, बस कर दो, अपनी आंखें खोल लो अब। और जिसको तुम अमन का मसीहा यहां पर कह रहे थे और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स का ऐलान कर रहे थे, वो तुम्हारे इस खित्ते को आग की तरफ धकेल रहा है, तबाही की तरफ धकेल रहा है। इस मैडमैन के सामने खड़े हो जाओ और बस कर दो इस गलत अप्रोच को लेकर चलना। और ईरान की तरफ तुम्हारी अभी भी नजरें हैं, बस कर दो, अपनी आंखें खोल लो और इस मैडमैन के सामने खड़े हो जाओ। अगर तुमने देर की तो फिर इस रीजन में वो तबाही आएगी कि जिसका रिवर्सल नहीं है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि IAEA का एक्स चीफ कह रहा है। यानी कि दुनिया के जो सेंसिबल लोग हैं, जो लीडरशिप में हैं, जो सेंसिबल लीडरशिप है और दुनिया की तमाम पब्लिक है, वो इस तनाजे को इसी अंदाज में देख रही है कि अमेरिका और इजराइल को रोकने की जरूरत है, ट्रंप और नेतन्याहू को रोकने की जरूरत है, अगर इस रीजन को और दुनिया को तबाही से बचाना है। तो एक्स IAEA चीफ, ट्रंप मैडमैन विल टर्न रीजन इनटू बॉल ऑफ फायर। ये इस खित्ते को आग की तरफ धकेल रहा है, ये मैडमैन। और ये नोबेल पीस प्राइज विनर हैं जो IAEA के चीफ हैं। इन्होंने अर्जेंट कॉल दिया है गल्फ गवर्नमेंट्स को। देखें, एक शख्स है और उधर नेतन्याहू, इधर ट्रंप उधर नेतन्याहू, वो अपने ईगो के अंदर और फ्रस्ट्रेशन और अपने खौफनाक अज़ाइम के अंदर कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिसके बाद ऐसी तबाही होगी जो रिवर्सिबल फिर नहीं होगी, जिसका नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। तो अर्जेंट अपील की है गल्फ गवर्नमेंट्स को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, टू एक्ट इमीडिएटली एंड प्रिवेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम टर्निंग द रीजन इनटू बॉल ऑफ फायर। ये जो ट्रैजेक्टरी है ट्रंप पॉलिसीज की, ये बहुत ही खतरनाक है। यानी जो ट्रंप का अल्टीमेटम है उसके ऊपर ये उनकी जब स्टेटमेंट आई है। तो जरूरत इस अमर की है कि गल्फ कैपिटल्स अब अपने आंखें खोलें, ईरान के बुग़्ज़ से बाहर आएं और इस कॉन्फ्लिक्ट को सिर्फ इतना पोर्शन देखने से बाज आ जाएं कि ईरान हमले कर रहा है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है। इसको देखें, अब ईरान पर अगर वो एनर्जी के ऊपर अटैक करते हैं, जवाब में ईरान करेगा, फिर ये कहेंगे हमारी एनर्जी के ऊपर अटैक हो गया। ये इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इजराइल कर ही इसलिए ईरान का रिस्पॉन्स आए। ये बात इनको समझ में नहीं आ रही।
ये दो टोक अंदाज में अभी तक स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं कर रहे कि अमेरिका हमारे अड्डे खाली कर दे अगर ईरान पर अटैक करना है तो। पहले जो करना है ईरान के साथ करो, हम इसमें नहीं है, हमारे अड्डे खाली किए जाए, अमेरिकी फौजी यहां से निकल जाए। अगर इनके पास ये कहने की चॉइस ही नहीं है तो फिर ईरान निपटेगा हर एक से। अगर आपकी अपनी नेशनल टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है और आप इतना ही नहीं कह सकते तो फिर मतलब अगर ईरान ने बेसेस दी होती और आपके ऊपर अटैक हो रहे होते तो फिर आपका मौकफ क्या होता। तो ये बात करने का मकसद यह है कि अब हम काफी ज्यादा सेंसिटिव टाइम से गुजर रहे हैं। अब जैसा कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, रेडियो एक्टिव फॉल आउट विल एंड लाइफ इन जीसीसी कैपिटल्स नॉट तेहरान। ये बात ध्यान में रखें कि लाइफ कहां खत्म होगी, यहां खत्म होगी, तेहरान में खत्म नहीं होगी। तेहरान तक इसके असरात नहीं जाएंगे क्योंकि ये खलीज फारिस के साहिल के ऊपर है, तो इधर ज्यादा असरात होंगे। मुझे बताइए, खुदा ना खास्ता अगर ये हो गया उसके बाद क्या? तो क्या नेतन्याहू इसी तरफ नहीं धकेल रहा रीजन को? क्या रीजन अभी तक होश के नाखून नहीं ले पा रहा? तो आईएई की चीफ कह रहा है कि इससे पहले कि देर हो जाए, इस मैड मैन के खिलाफ उठ खड़े हो जाओ और होश के नाखून लो। और ईरानियन वॉन्स होल रीजन बिकम हेल इफ एस्केलेशन कंटिन्यूस। अगर ये देखें, अब ट्रंप क्या कर सकता है? एनर्जी आइलैंड्स के ऊपर ये फौज उतार सकता है, इस तरह का कोई भी एडवेंचर ये कर सकता है। ईरान मिलिट्री रिजेक्ट्स ट्रंप हेल्पलेस अल्टीमेटम। ट्रंप ने, उन्होंने कहा ये जो ट्रंप का अल्टीमेटम है ये हेल्पलेस, एक बेबस और हारे हुए शख्स का अल्टीमेटम है, एंड वी रिजेक्टेड। ओ भाई, कौन से 48 घंटे, कौन से 24 घंटे? तुमने पहले कौन सा बख्शा हुआ? और देखिए मेरी बात सुने, इसराइल ने ईरान के वो गैस फील्ड को निशाना बनाया, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका को मजबूर होना पड़ा कि रशिया को पहले कहा कि ऑयल बेच लो, फिर ईरान को कहा तुम भी बेच लो। यानी इसका मतलब यह है कि एनर्जी पर हमला करके ना ही वो ईरान सरेंडर करेगा, ना ही इससे अमेरिका को कोई फायदा है। ये एक सेंसलेस स्ट्रेटजी के अंदर एक और खौफनाक सेंसलेस स्ट्रेटजी है। इसके उल्टे असरात अमेरिकी मैशत पर, आलमी मैशत के ऊपर आएंगे। उधर ईरान इसके बाद बाबुल मंदब को बंद कर सकता है, ऑयल अचानक 150 क्रॉस कर सकता है। देखें, करके देखा ना, एनर्जी के ऊपर करके देखा तो क्या सरेंडर हो गया? क्या उससे कोई मसला हल हो गया? तो ये चूंकि एक सेंसलेस जंग थी, उसके अंदर तमाम चॉइसेस ही सेंसलेस हैं। जब तक वो रूट कॉज को खुद अमेरिका एड्रेस नहीं करता, इसके अंदर कोई भी आफियत नहीं आगे, हर रास्ता ही बैड चॉइस है। तो ये एनर्जी पर हमला करने से क्या हो जाएगा? आइलैंड पर अटैक, आइलैंड पर बिलफर्ज खारिज आइलैंड पर ये उतर जाते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो ईरान मुकम्मल बंद कर देगा, उससे कौन सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल जाएगा? मेरी बात समझ रहे हैं कि दोनों तरफ ही इनके पास गलत चॉइसेस हैं, बजाय ये कि ये पीछे हटें और वो रास्ता लें जो बेहतरी का रास्ता। लेकिन ऐसा लग रहा है जो आर्मी चीफ को रिजाइन करवाया गया है, उनकी जो आखिरी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि हमारी बहादुर फौज जो है ये वो लीडरशिप डिजर्व करती है जो करेजियस हो और करैक्टर रखती हो। बाकिरदार लीडरशिप डिजर्व करती है हमारी फौज, ये उस आर्मी चीफ का। अच्छा, अब नॉर्थ कोरिया के हवाले से खबर चल रही है कि उन्होंने मिसाइल भेजे हैं, ये वो। देखें, इसमें बहुत कुछ आ रहा है, नॉर्थ कोरिया से भी आ रहा है, चाइना से भी आ रहा है, रशिया से भी आ रहा है। ये खबर खुद एक ईरानी सहाफ़ी ने दी है कि नॉर्थ कोरिया से उनके पास जब वो सैकड़ों मिसाइल आए हैं, ये बिल्कुल आए होंगे, ठीक है ना। ये सब आप भूल जाएं कि नॉर्थ कोरिया और चाइना रशिया किस हद तक कॉपरेट ईरान के साथ कर रहे हैं, बहुत आगे तक कॉपरेट हो रहा है। अरे अब ये सैकड़ों आए हैं नहीं आए, इसको तो ज़्यादा हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इसी दरमियान फॉक्स न्यूज़ ने एक रिपोर्ट छाप दी है। फॉक्स न्यूज़ ये कह रहा है ईरान वॉर इज बीइंग फ्यूल्ड बाय नॉर्थ कोरियन वेपन। नॉर्थ कोरिया से असला आ रहा है, ये फॉक्स न्यूज़ ने लिख दिया। यानी उन्होंने ये नहीं लिखा कि कोई ये जो अभी खबर चल रही है कि इतने 100 आए, फॉक्स न्यूज़ ने ये नहीं लिखा, लेकिन फॉक्स न्यूज़ ने ये लिखा है कि वहां से मिसाइल आ रहे हैं, वहां से वेपन्स आ रहे हैं। अच्छा, बहरहाल इनकी एंगलिंग भी देखें, फ्यूलिंग ईरान वॉर। अब आगे टेलीग्राफ ने क्या लिखा, चाइना फ्यूलिंग ईरान बैलिस्टिक मिसाइल। टेलीग्राफ लिख रहा है कि चाइना से भी आ रहे हैं, और एंगल यह है कि फ्यूल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसराइल की जेनोसाइड को कौन फ्यूल कर रहा है? इसराइल के सुप्रीम अग्रेशन को कौन फ्यूल कर रहा है, जो एक के बाद एक मुल्क पर वो चढ़ दौड़ रहा है और इतने सिविलियंस मारे जा रहे हैं, इतने बच्चे और जर्नलिस्ट और औरतें मारी जा रही हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसको कौन फ्यूल कर रहा है? तो ये वेस्टर्न जो हिपोक्रेसी है, ये भी उरूज के ऊपर है।
इन्होंने अपनी जमहूरियत भी एक्सपोज करवाई है, अपना मीडिया भी एक्सपोज करवाया, अपनी इकदार भी एक्सपोज करवाई है, सब कुछ इन्होंने अपना। क्या जमहूरियत है मुझे बताइए? अमेरिकी सदर एक आ गया तो भी वही पॉलिसी, दूसरा आ गया तो भी वही पॉलिसी। मुट्ठी भर लोग हैं जो यूरोप में और अमेरिका में वही मीडिया को कंट्रोल करते हैं, वही पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं, वही रिसोर्सेज को कंट्रोल करते हैं। तो वहां पर हुकूमतें आती हैं जाती हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो इन्होंने अपनी जमहूरियत को भी एक्सपोज करवाया, और जिस जमहूरियत को ये दुनिया में लाने के लिए जो ढिंढोरा पीटते रहे, ये साबित हुआ कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स और जमहूरियत को दुनिया के खिलाफ एज अ टूल इस्तेमाल किया। और इनका मीडिया देख लीजिए, फलस्तीनी मारे जाएं तो वो डेड हैं, उनका कोई पता नहीं, वो बैठे बैठे मर गए। लेकिन इसराइली मारे जाएं तो वो किल्ड हैं, लेबनीज मारे जाएं तो वो डेड हैं। एक ही जुमले में एक को डेड लिखेंगे, दूसरे को किल्ड लिखेंगे। यमन ने जनाब अली बेन गोरियन एयरपोर्ट पर अटैक किया है। इसमें ज्वाइंट स्ट्राइक शामिल थी, ईरान और हिजबुल्लाह ने, तीनों ने मिलकर जो अटैक किया है। और ईरान ये कह रहा है कि हमने 2 बड़े मेजर पावर स्टेशंस हैं ईरान के, उनको टारगेट लिस्ट में शामिल कर लिया। अब अगला हमला हम वहां पर करेंगे, क्योंकि इधर ईरान में इसी तरह के हमले हो रहे हैं। और मीनवाइल जो है वो यूएई के अंदर एल्यूमिनियम फैक्ट्री जो है वो इतनी डैमेज हो गई है कि 12 महीने कम से कम लगेंगे। ये सूरत हाल दुनिया के लिए अच्छी सूरत हाल नहीं है। एल्यूमिनियम की प्राइसेस और ये सारा ऊपर जा रहा है, एनर्जी तो जाई जा रही है। और हिजबुल्लाह टारगेट इजरायली वॉरशिप्स अमिड रिलेंटलेस ऑपरेशंस, नॉन स्टॉप ऑपरेशन जब वो ईरान कर रहा है। और हिजबुल्लाह कर रही है। 42 ऑपरेशन हिजबुल्लाह की जानिब से किए गए हैं। इजरायली फौजी मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं, ये उन्होंने मजीद माना है। 309 कैजुअलिटीज इजराइल जब वो मान रहा है ऑफिशियली, ज़ाहिर इससे ज्यादा होंगे। इजरायली मीडिया लिख रहा है डिफीटिंग हिजबुल्लाह एंड ईरान इज अ इल्यूजन टू एंड इन फेलियर। ईरान और हिजबुल्लाह को डिफीट करना ये एक इल्यूजन है जो कि आखिरकार फेलियर में टर्न होगा, इसका नतीजा फेलियर ही निकलेगा। जो प्रोफेसर मरांदी हैं उनको असैसिनेट करने की ये सारी धमकियां जो इजरायली लगा रहे हैं। और आखिर में जो जासम मिसाइल ये यहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, उसके हवाले से मैं आपको बता दूं, लिमिटेड ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑलरेडी है। आपको पता है ये टोटल उनके पास 2300 हैं, 2300 हैं टोटल, जिसमें से ये इतने मंगवा रहे हैं, 1900 ये मंगवा रहे हैं, पीछे 400 रह जाएंगे। यानी पूरी दुनिया के लिए देखें, ऑलरेडी जो जापान और ये सारे मुल्क हैं, ताइवान, वो ये ताइवान में क्या हो रहा है, ताइवान में वो तैयारी कर रहे हैं कि चाइना हमला करने जा रहा है। तो ये सारे मुल्क अब ऑलरेडी इनसिक्योर हो चुके हैं कि बेसिस किस काम की हैं। तो अब जो वहां पर उनको वेपन्स दिए हुए हैं या वहां पर ये खुद डिप्लॉय करके बैठे हुए हैं, वो भी वहां से मंगवा रहे हैं। यानी ये जंग अमेरिका को ड्रेन कर रही है, निचोड़ रही है सुपर पावर के सारे रिसोर्सेज को, सारे इक्विपमेंट्स को। ये स्टॉक पाइल भरे नहीं जा सकेंगे इतनी जल्दी। तो अब ये एक मिसाइल जब वो 1.5 मिलियन का है, एक मिसाइल, तो पैसिफिक से, यूरोप से, अमेरिकी डोमेस्टिक बेसिस से, बाकी ग्लोबल लोकेशन से ये सारे के सारे सेंटकॉम को भेजे जा रहे हैं। तो दुनिया में बाकी 425 रह जाएंगे और 2300 टोटल इनके पास ये हैं, और ये सारे इधर लेकर आ रहे हैं। बाकी पूरी दुनिया के पास जहां जहां पर ये हैं 425 होंगे। 425 क्या करेंगे मुझे बताइए? तो ये 600 मील दूर रहकर जो है ये एयर स्पेस से बाहर रहकर जब फायर किया जा सकता है। तो ये 24 घंटे जो क्रिटिकल गुजरे हैं, उसके बाद ये उनको फैसला करना पड़ा है मजबूरी में। सो न्यूमेरियस जो की एलायंस है अमेरिका के, दे आर लेफ्ट विदाउट मच नीडेड डिफेंस कैपेबिलिटीज। वो थार्ड भी वहां से उठाकर लेकर आ रहे हैं, पेट्रियाट भी उठाकर लेकर आ रहे हैं, ये मिसाइल भी अब लेकर आ गए हैं। तो ट्रू कॉस्ट ऑफ जो अमेरिकन वॉर है उसकी ये सामने आ रही है, बहुत बहुत महंगी। और रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं अमेरिकी एम्पायर के। तो ये चाइना वहां पर ताइवान के हवाले से कुछ कर सकता है, रशिया यूक्रेन में और ज्यादा गालिब आएगा, ठीक है ना। तो ये ज़ाहिर है अमेरिका के लिए कॉस्ट भी बढ़ती चली जा रही है। ट्रंप जो अब वहां पर ये बात कर रहा है छोटी जंग है, सस्ती जंग है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, और वो दिन ब दिन ये चीजें आश्कार हो रही हैं। बहरहाल ये इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स जो आपके साथ शेयर की, अपनी राय से लगा कर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।